नमस्कार दोस्तों, एनसीआर खबर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान भारत के 12 राज्यों में 88 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। पहले चरण में कम मतदान के कारण चिंता में आए हुए चुनाव आयोग ने तमाम तरीके के प्रयास दूसरे चरण के लिए किए हैं। इसके साथ ही स्थानीय लेवल पर समाज सेवी, पत्रकार और राजनीतिक दल भी मतदान को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी विषय पर हमने आज एनसीआर खबर पर विशेष मेहमान आमंत्रित किए हैं, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे कि पहले फेज में मतदान क्यों कम रहा और अब दूसरे फेज में ऐसा क्या होने जा रहा है या क्या लोगों के प्रयास हैं जिससे ये हम उम्मीद करेंगे कि कल मतदान बेहतर होगा। मेरे साथ आज इस विशेष पैनल में 3 मेहमान हैं। मेरे साथ समाज सेवी कुमू जोशी भटनागर हैं, मेरे साथ राजेश बैरागी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे साथ राहुल शर्मा जी हैं, वो भी समाज सेवी हैं। इसके साथ ही हमारे साथ इंदु प्रकाश जी जुड़ेंगे, जो पीसीएस ऑफिसर हैं, नोएडा अथॉरिटी में से रिटायर हो चुके हैं और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में इस समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा जो है कुमू जोशी भटनागर जी से है। कुमू जी, चुनाव में कम मतदान एक समाज सेवी के तौर पर आपको कितना उद्वेलित करता है? जी जी आपने इस डिबेट में हमें शामिल किया और कल चुनाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और एक एक वोट कीमती है, ये सब जानते हैं और बार बार सोशल मीडिया में भी ये बार बार कहा जा रहा है। हमने भी रिकॉर्डिंग करके डाली है कि आप चुनाव में वोट जरूर दें, क्योंकि वोट की ही कीमत है। वोट जाएगा तभी सही नेता आएगा, आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंगली आएगा, क्योंकि देश आपने बनाना, नेता आपने चुनना है और पार्टी आपने चुननी है। कौन कितना क्या काम कर रहा है ये आपने देखना है, उसी के हिसाब से आप वोट देंगे। अगर वोट नहीं देंगे और फिर अगर आपको शिकायत करते हैं तो फिर आपको कोई अधिकार भी नहीं होता है, फिर तो आप कुछ भी कहते रहिए। यही प्रश्न मेरा राहुल शर्मा जी आपसे, आप भी यहाँ पर जो है नोएडा गौतम बुद्ध नगर के पुराने और स्थानीय निवासी हैं, पीढ़ियों से आपके यहाँ जो है परिवार में लोग समाज सेवा में रहे हैं। आप क्या कारण मानते हैं और क्या मान रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को जागृत कर रहे हैं? जी, सभी को मेरा नमस्कार और सभी क्षेत्रवासियों को भी मेरा नमस्कार जी। और मेरा मानना ये है कि भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और ये लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, जिसमें हम सभी को आगे बढ़ के भाग लेना चाहिए। अगर हमें किसी को बढ़ाना है, किसी भी प्रत्याशी को, किसी दल को आगे बढ़ाना है या किसी को पीछे हटाना है, किसी को घटाना भी है, तो उसको हम आज तय करने की पोजीशन में हैं। बाद में हम 5 साल तक ये नहीं कोस सकते कि भाई इस आदमी ने हमें काम करके नहीं दिया। अब ठीक, जिसको मतदान किया उससे पूछिए कि आपने काम राहुल जी, मैं इस पे बाद में आऊंगा। अभी 1 मिनट, मैं अब वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी को ले रहा हूँ। राजेश जी, ये जो बातें हैं, दोनों ही समाज सेवी कह रहे हैं कि मतदान बहुत जरूरी है और हम सभी को करना चाहिए, लेकिन मतदान उसके बावजूद गौतम बुद्ध नगर और खास तौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आमतौर पर कम रहता है, औसत से कम रहता है। आपको क्या लगता है कि ये जो कम मतदान है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये केवल यहाँ नहीं, जो हमने प्रथम चरण का चुनाव देखा है जो 19 अप्रैल को हुआ जी, इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो सीटें थी उन पर भी मतदान कम हुआ है। जबकि उनमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे आधुनिक बसे हुए शहर नहीं है, वो बहुत पुराने शहर हैं और वहां पर एक मतदान के प्रति, चुनाव के प्रति जुनून रहता है। लेकिन हमने देखा कि वहां वोट प्रतिशत, जो मतदान है, वो लगभग 5% कम रहा और इससे एक विशेष दल को, जो सत्तारूढ़ पार्टी है भाजपा, उसके माथे पर सिकन भी आ गई कि ये वोट जो है अगर कम पड़ा है
तो ये उसके लिए खतरा हो सकता है। बिल्कुल। तो मतदान करना नागरिकों का कर्तव्य है। लोकतंत्र के इस महापर्व को मतदान करके ही मनाया जा सकता है, और कोई इसमें और कोई साधन नहीं है इसका कि हम कोई नाचते गाते नहीं हैं, इसमें मतदान करते हैं। और बल्कि ये नारा चलता है कि पहले मतदान फिर जलपान, यानी सुबह सबसे पहले जैसे पूजा करते हैं इस तरह से पहले मतदान करते हैं। तो हम सभी की गुजारिश ये रहेगी कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें, और जैसा कुमु जोशी जी ने कहा कि लोगों से उन्हें मतदान में हिस्सा लेकर ही वो तय कर सकते हैं कि कौन अच्छा नेता है और कौन खराब नेता है। बल्कि मैं एक चीज और इसमें भी अपने इसी वक्तव्य में जोड़ना चाहूंगा कि नोटा का इस्तेमाल कम से कम कर। नोटा का इस्तेमाल एक तरह से लेकिन वो देखिए राजेश जी, वो निराशा इस बात को लेकर है कि जो प्रत्याशी आपके पास हैं वो इस लायक नहीं है कि उनको वोट दिया जाए। नोटा का इस्तेमाल अलग चीज है, मतदान पे हम बात करें अभी। हाँ, मैं कुमु जी आपको ला रहा हूँ। कुमु जी, बेसिकली खास तौर पे नोएडा जैसे शहर में आप भी जानती हैं कि लगातार बीते 4 चुनावों में हमने ये महसूस किया कि शहरी मतदाता वोटिंग के दिन छुट्टी मनाने पर ज्यादा ध्यान देता है, और इसको आप लोग कैसे समाज सेवी के तौर पे आपने वीडियो भी जारी करा है, आप इसको कैसे टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल मतदान के लिए लोग निकलें? देखिए, हमारा तो पूरा प्रयास है, हम अपनी सोसाइटी हो चाहे बाकी लोग हो, सबको हम मीडिया के माध्यम से भी वीडियो बना के डाल ही रहे हैं और कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। एक्चुअली मिडिल क्लास जो एक क्लास ऐसा क्लास है जो कहीं ना कहीं नीरस हो जाता है, तो वो सोचता है कि यहाँ पर डालने से अच्छा है कि हम अपना, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं और जिनकी वजह से वो बहुत ही प्रताड़ित हैं। तो वो उनका एक अधिकार भी है और वो सोचते भी हैं, क्योंकि जिसको जो दर्द होता है वो अपने दर्द को ही पहले बयां करता है ना, और ऐसे समय में तो खास तौर पे दर्द निकल के आता है जब ये समझ आता है कि देखो हम इतने दर्द में हैं, अभी चुनाव की बात हो रही है, तो क्या वास्तव में जिसको भी हम चुनेंगे या जिसको हम एक्सपेक्टेड करके चलते हैं कि हम इसको वोट देंगे, तो क्या ये हमारे लिए कुछ करेंगे या क्या करेंगे? अब तक बहुत सारी तकलीफों में मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास एक ऐसा क्लास है जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से टैक्स पेयर है, और उसकी ही मेरे ख्याल से कम केयर होती है। सबसे ज्यादा केयर जो होती है वो लोअर क्लास कहा जाता है, या फिर हायर क्लास को नहीं है। लेकिन लोअर क्लास तो बढ़ चढ़ के वोट डालता है, और हायर क्लास इसलिए डालता है कि उसे दिखाना होता है कि हम भी इसके पार्टिसिपेशन है। नहीं डालेंगे भैया, लोअर क्लास को मिल रहा है ना सब कुछ, हम टैक्स पे कर रहे हैं, लोअर क्लास को सब कुछ फ्री मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं वोट डालेगा? वोट डालेगा। राहुल जी, आपके हिसाब से क्या है, ये लोग वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्या सिर्फ ये मिडिल क्लास लोअर क्लास का मामला है, या फिर जनता वाकई लोगों इन नेताओं से नाराज होने के या मायूस होने के कारण वोट डालने नहीं जा रही है? इस विषय में कुमुद जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कर रहा हूं कि जनप्रतिनिधि शायद हमारी भावनाओं को, जो लोअर मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास है, उसकी जन भावनाओं को समझने में नाकाम रहे हैं जनप्रतिनिधि यहाँ के, ना तो उनके लिए कुछ कर पाए हैं, इसलिए उनके चुनाव के प्रति नीरसता दिखती है पिछले कुछ समय तक। लोग चाहते हैं कि लॉन्ग वीकेंड है तो मैं छुट्टी पे निकल जाता हूँ। किसी को लगता है कि मैं मेरे गांव में या मेरे पैतृक क्षेत्र में चुनाव नहीं है, मैं वहां घर चला जाता हूँ। तो ये इसमें जनप्रतिनिधि की बहुत भागीदारी है। मैं अभी इसके कारण ढूंढ रहा था, तो मुझे ये पता लगा कि इस समय गेहूं की कटाई भी चल रही है। नहीं, गेहूं की कटाई से इतनी उपेक्षा नहीं है, लोग छुट्टियां लेके भी आते हैं वोट डालने। लेकिन छुट्टियां लेके आते हैं वोट डालने के लिए, पर यहाँ पे जनप्रतिनिधियों की, हमारे लोगों के प्रति जो नीरसता है ना, वही नीरसता ये उनको बदले में इस वक्त देना चाहते हैं। पर इन लोगों को ये नहीं पता कि भाई हम वोट नहीं डालेंगे तो उस नीरसता का कोई फायदा नहीं है। राजेश जी, ये कुछ कारण मैं ढूंढ रहा था, तो उसमें कुछ कारण ऐसे निकले कि सरकारी तौर पर ये बताया तो बहुत जा रहा है
कि हम प्रयास कर रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, यहां चलवा रहे हैं, वहां चलवा रहे हैं, मगर ये खाना पूर्ति ज्यादा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रयास है वो हाथी के दांत हैं, इसलिए सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आम आदमी तक बात नहीं पहुंच पा रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल में हम जिस जनपद में रहते हैं, गौतम बुद्ध नगर में, ये लोकसभा सीट का नाम भी यही है। तो यहाँ के जो जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी जो हैं मनीष कुमार वर्मा जी, उन्होंने इस बात पर बहुत जोर लगाया है कि जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार भी जो स्वीप कार्यक्रम है उसमें भी और अपने प्रयासों से भी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, जो हमारे औद्योगिक इकाइयां हैं, जो हमारे सार्वजनिक स्थान हैं, उन सब पर रैली के द्वारा, बच्चों की परेड के द्वारा और क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार के जरिए यहाँ काफी प्रयास हुआ है कि लोग मतदान के प्रति जागरूक हों और आकर्षित हों। दरअसल मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, जो अभी हम जो हमारे दोनों पार्टिसिपेंट हैं, इनकी बात सुनकर मेरे दिमाग में एक विचार आया कि यहाँ मतदान करना जो है वो अभी तक लोगों की प्राथमिकता में शामिल नहीं, इसलिए मतदान का प्रतिशत जो है वो ये सोचते हैं कि अच्छा मेरा वो काम पड़ा है, मैं पहले उसे कर रहा हूँ तब मतदान कर लूंगा, या मुझे कहीं जाना है तो मैं वहां चला जाऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं वोट नहीं डालता हूँ। एक तो ये जो प्राथमिकता में मतदान नहीं है, इससे मतदान का प्रतिशत भी कम रहता है और इससे सही नेतृत्व चुनने में भी चुनौती पैदा होती है कि निराश लोग या जो इसे प्राथमिकता में नहीं रखते हैं वो वोट नहीं डालते, और जो वोट डालता है उस वर्ग को केवल अपने निजी स्वार्थ की वजह से वोट डालता है, इसलिए नेताओं का चयन भी सही नहीं हो पाता। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ, बोल सकता हूँ क्या? फिर ये पूरा कर लें, एक मिनट अभी। हाँ जी बोलिए। तो मेरा जो कहना है वो ये है कि वोट डालने को ये मानसिक रूप से तैयारी होनी चाहिए कि हमें वोट डालना है। उसके लिए जो कार्यक्रम चलाते हैं, सरकार भी चलाती है, सामाजिक संगठन भी चलाते हैं, कुम्मू जोशी और राहुल शर्मा जी जैसे लोग भी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर ही रहे हैं कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए, उन्हें प्रेरित किया जाए मतदान के लिए। लेकिन बात वही है कि ये टूर पर जाना हो या बाद में आकर करना हो, या ये है कि भीड़ लग रही है अभी मैं नहीं जाऊंगा, धूप हो रही है मैं अभी नहीं जाऊंगा, ये जो सुविधा के अनुसार मतदान करने की बात है कि मुझे सुविधा है तो मैं मतदान करूंगा, नहीं तो मतदान करना कोई प्राथमिकता नहीं है, ये एक गलत परिवर्तन। मैं अब इस आप राहुल जी आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद इसके दूसरे फेज पे आएंगे। जी बोलिए। मैं बैराज जी की चाहता हूँ कि उन्होंने बोला ना कि आदमी की वोट डालना प्राथमिकता नहीं है। एक्चुअली हर आदमी वोट डालना चाहता है सबसे पहले उसमें सिस्टम में, पर वहां पे लाइन में नहीं लगना चाहता। वो जो हमारी मिडिल क्लास है वो लाइन में नहीं लगना चाहती, वो अपना दिन खराब नहीं करना चाहता है, उनको लगता है कि आज तो छुट्टी का दिन है। सबसे पहले हमने यही जागरूकता अभियान चलाया कि कल छुट्टी नहीं है, कल एक देश को बदलने का दिन है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे से अभियान चलाया गया है कि कल छुट्टी नहीं, कल देश को बदलने का दिवस है। अच्छा, ये अच्छी बात, ये अच्छा किया है। लेकिन बड़ी बात ये है कि कुम्मू जी, मैं अब इस बात पे ला रहा हूँ कि कल छुट्टी का दिन नहीं है, और चुनाव आयोग ने पहली बार ऐसा हुआ है कि गौतम बुद्ध नगर में जो हाई राइज सोसाइटी है उनके ही क्लब में बूथ बना दिया है। तो क्या आपको लगता है कि इन बूथों के बनाने से क्या इस बार मतदान बढ़ेगा या लोग जी फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर बूथ बनते थे उसमें मेरे ख्याल से पूरी ही बहुत सारी सोसाइटीज होती थी जिनके सारे लोग जाके वहां मतदान करते थे। अब इंडिविजुअल सोसाइटी में जब होगा तो एक तो सुविधा हो गई है, आपको बाहर नहीं जाना। दूसरा कि कोई अगर आउटिंग के लिए भी सोचता है तो पहले वो वोट करके जाएगा, वो बिना वोट के नहीं जाएगा।
तो ये तो बहुत अच्छा किया है इन्होंने कि जो सोसाइटीज में कर दिया है, और बहुत सारे प्रावधान किए हैं। आज ही मैं एक सोशल मीडिया में पढ़ रही थी कि अगर उसमें आपका नाम नहीं भी है तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए, फॉर्म भरेंगे, वही फॉर्म भी मिल जाएगा। तो इनफैक्ट आई वाज इन्फॉर्मिंग, मैंने अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी कि तुम भी वोट दे सकते हो, अगर तुम्हारे यहाँ नाम नहीं है तो आके अपना उनको अपना नाम डलवाना था, क्योंकि वो बाहर रहते हैं 8 साल से। तो उन्होंने बोला कि मैं दे सकता हूँ कि नहीं। पर अब वही है, इलेक्शन कल है, आज वो मीडिया का ये सब आया है कि किस तरह से अगर जिसका नाम नहीं है वो भी उसमें ये गलत। मैं वही कहना चाहता हूँ। जी मैं वही कहना चाहता हूँ। गलत सोच। हाँ, आज कोई वोट नहीं जुड़ सकता है, न कट सकता, ये गलत सोचना। पर उसमें ना उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग भेजी हुई है जिसमें लिखा है कि आप अपना कार्ड वगैरह लेके आ सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आए, प्लस फॉर्म भी भरेंगे और वहीं पे फॉर्म मिल जाएगा। नहीं सोशल मीडिया में कोई गलत। हाँ जी, अगर आपका वोटर लिस्ट में ऑलरेडी नाम है तब आप आईडी लेके डाल सकते हैं। हाँ जी, नहीं, जो कुम्मू जोशी जी कह रही हैं वो कह रही हैं कि आप वहाँ मतदान स्थल पर जाइए, वहीं फॉर्म भर के तुरंत वोट बन जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन स्टॉप करवानी चाहिए, ये गलत मीडिया में इन्फॉर्मेशन जा रही है। और एक और बात है जी, एक करके बोलिएगा प्लीज। जी, एक करके बोलिएगा प्लीज। हाँ राहुल जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ अगर इस तरह की व्यवस्था अगली समय तक बन रही है तो ये तो लोकतंत्र के ऊपर आघात है। नहीं, देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो इसमें एक मैसेज ये होता है, नॉर्मली जो मैसेज आया होगा, कई बार क्या है हमारे समझने में गलती हो जाती है। मैसेज ये ही है कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं पहुंचा है और आपका वोट बन गया है, तो आप अपने कोई भी आधार कार्ड या कोई कार्ड, अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ ले जाके और वहां पे बता के कि ये मेरा कार्ड है, मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं है मेरे पास, ये आप दे सकते हो। तो वो डॉक्यूमेंट के साथ मैच करके आपको दे सकते हैं, लेकिन नया वोट नहीं बना सकते हैं। अभी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर वो इजी है बहुत, उस पर जाकर आप अपना वोटर आईडी कार्ड का संस्करण जो है वो ले सकते हैं, उसको दिखाकर भी वोट दिया जा सकता है। लेकिन आपका मतदाता पहचान पत्र बना हो और वोटर लिस्ट में नाम, लेकिन बैरागी जी अगर मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो भी आप किसी भी अपने पहचान पत्र को, जो भी पहचान आपकी साबित कर दे, उसे ले जाकर और आप मतदाता सूची में नाम है तो आप अपना वोट कर सकते हैं। राजेश बैरागी जी, हम लोग शायद मुद्दे से भटक गए। हमारा जो बेसिक आज का जो वो है कि अब इस मतदान को बढ़ाएं कैसे, ये जो हम कोशिश कर रहे हैं ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें कामयाब नहीं होती दिख रही, और लगातार इस बात का डर बना हुआ है कि ये मतदान फिर से कम ना हो जाए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बिहार में जब मतदान कम हुआ है तो वहां पर यह कहा गया है कि जो कर्मचारी मतदान करवाने में, ज्यादा करवाने में भागीदार बनेंगे, उनको 5,000 से लेके 500 रुपए तक का एक अमाउंट जो है बोनस के तौर पे अलग से दिया जाएगा। यहाँ पर इस जगह ऐसी कोई मैंने घोषणा देखी नहीं है। तो क्या यहाँ पर उत्तर प्रदेश में या गौतम बुद्ध नगर में इस बात को लेकर ऐसे कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। और ये घोषणा गलत है। मतलब अगर ऐसा हुआ है, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं आया नहीं, मेरे बिहार में ऐसा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। इससे उस सिस्टम में मतदान कर्मियों के भ्रष्ट हो जाने का खतरा, से फर्जी मतदान भी हो सकता कि वो पैसे के लालच में वो खुद ही बटन दबाने लगे, खुद ही रजिस्टर पूरा कर लें। यहाँ तो पैसे के लिए लोग जो है मतलब क्या कर सकते हैं, इससे नहीं, लोगों को ही इसके लिए जागरूक होना होगा। और मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध, देखिए इसमें 2-3 चीजें काम करती हैं मतदान के। बिल्कुल, मतदान के लिए पूरे परिवार का वोट एक मतदान केंद्र पर हो। तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान मतदाता सूची में ये खामी अभी भी मौजूद है कि परिवार के सदस्यों का अलग अलग मतदान केंद्रों पर वोट। इससे क्या होता है
कि पूरा परिवार वोट नहीं डाल पाता है, औरतें खास तौर पर, उनको नहीं ले जाते हैं। अगर एक जगह हो तो सभी चले जाएं। मतदान केंद्र का दूर होना, मतदान केंद्र पर धूप होना, पानी की व्यवस्था ना होना। हालांकि जो मैं गौतम बुद्ध नगर की बात कर रहा हूं तो पूरे उसमें इस व्यवस्था पर जोर दिया गया है और कुछ बूथ, मॉडर्न बूथ भी बनाए गए हैं जिन पर आपका वेलकम भी होगा और रेड कारपेट भी होगा, वो भी बनाए गए हैं मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए। लेकिन सबसे मतलब जो मतदाता सूची में सारे परिवार का नाम एक जगह होना, एक बूथ पर होना। दूसरी बात, मतदान केंद्र का दूर ना होना। तीसरी बात यह है कि मतदाताओं का मतदान के प्रति जुनून होना। जैसा कि हम देखते हैं ग्राम प्रधानी के चुनाव में और नगर पालिका के चुनाव में लोग जो हैं वो जबरन वोट डालते हैं, फर्जी वोटिंग कराने का प्रयास करते हैं, लाठी लेकर लड़ने का प्रयास करते हैं। एक एक वोट पर बात होती है, लेकिन एमपी और एमएलए के चुनाव में ये जुनून बिल्कुल आपने सही पॉइंट पकड़ा है। मैं इसी पे एक मिनट राहुल जी को ला रहा हूँ। राहुल जी, आप चिपियाना बुजुर्ग में रहते हैं और वहां लगभग 95,000 वोट है। आपको भी ये समस्या वहां लोगों में दिखाई दे रही है कि परिवार के वोट अभी भी इस बार भी अलग अलग बूथों पे हैं? परिवार के वोट तो लगभग एक बूथ पे आ गए हैं, पर सबसे बड़ी विडंबना चिपियाना बुजुर्ग की ये रही है कि इस बार कोई भी प्रत्याशी चिपियाना बुजुर्ग में वोट मांगने तक नहीं आया है। तो वहां पे मत प्रतिशत कैसे बढ़ा जाए, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सोचनीय विषय है कि मैं किसको जाके जागरूक करूं कि आप वोट डालिए और किसके पक्ष में डालिए। ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि कोई भी, अभी हम 3 मुख्य प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उसमें से कोई भी जब से आचार संहिता लगा है, पर्चा भरा है, उसके बाद से कोई वोट मांगने नहीं आया है। ये बहुत बड़ा विषय है। ऐसे कैसे सरकार मत प्रतिशत बढ़ा पाएगी? राजेश जी, ये भी एक क्या बड़ा कारण है कि प्रत्याशियों ने इस बार प्रचार भी नहीं करा, उदासीनता है। बताइए, एक जहां 95,000 मतदाता हूं वहां पर जो है इनके लोग नहीं पहुंच रहे हैं या बाकी सब चीजें नहीं जा रही हैं। इससे मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि लोकसभा चुनाव क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, उसमें सभी जगह जाना प्रत्याशी के लिए संभव नहीं होता है। लोकसभा चुनाव वैसे भी एक माहौल पर लड़ा जाता है, मुद्दों पर लड़ा जाता है, राष्ट्रीय हित के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे सब मिलकर बनता है। तो इसलिए प्रत्याशी का हर क्षेत्र में जाना संभव नहीं होता है। ये काम होता है संगठन का, कि पार्टी संगठन जो है वो वहां पर कवर करते हैं चुनाव को, और बाकी प्रचार माध्यमों से लोगों को पता चलता है कि उनका प्रत्याशी कौन है, उसके मैनिफेस्टो क्या है और वो पार्टी कैसी है। उससे कोई अनजान नहीं। संगठन के लोग भी, अगर संगठन के लोग भी नहीं पहुंच रहे हैं तब तो उन 95,000 लोगों को फर्क पड़ता होगा। नहीं, फर्क तो पड़ेगा। हर मतदाता ये अपेक्षा करता है कि प्रत्याशी उससे सीधा ही मिले, उससे वो रूबरू हो, उसे जाने। लेकिन लोकसभा चुनाव, खास तौर पर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी का प्रत्येक मतदाता या प्रत्येक मतदान क्षेत्र में पहुंचना संभव नहीं होता। ये जो आपने पॉइंट, इसलिए वो मुद्दा नहीं। मैं स्टडी कर रहा था तो बेसिकली है क्या कि पहले ये कहा जाता था कि भारत जैसे देश में, जिसको लोग तीसरी दुनिया का देश कहते थे, हमेशा उसको जो है इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत पिछड़ा देश बताया जाता था, लेकिन यहाँ वोट देने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी। और अमेरिका जैसे देश में वोट प्रतिशत हमेशा कम होता था, उसको लिए कहा जाता था कि यहाँ वोट नहीं पड़ते हैं। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, भारत की जनता भी ज़्यादा पढ़ लिख गई, वैसे वैसे यहाँ पर भी वोट का प्रतिशत कम होता गया। और गौतम बुद्ध नगर जैसे शहर में जहां पढ़े लिखे ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो खुद को अमेरिकन माइंडसेट से समझते हैं, यहां भी वोट प्रतिशत कम होता गया। तो ये क्या एक कंपैरिजन कमोबेश वही है कि जो आदमी पढ़ लिख गया है उसे लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे इसमें क्या करना है, ये तो वोट देना या ये सब काम बिल्कुल अनवांटेड है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूं, नौकरी चल रही है, पार्टी करने जा रहा हूं, फिल्म देखनी है, बच्चों के लिए ये करना है। ये एक मानसिकता यहां पर भी आ गई है।
ऐसा है आशु जी, जो मैं समझती हूँ, मैं खास तौर से ये काम मिडिल क्लास का ही होता है, जो पढ़ लिख जाते हैं और जिनके जो पढ़ लिख के किसी ना किसी पोजीशन पर पोस्ट पे आ जाते हैं। हकीकत तो यही है कि उनको भी पता है, उनको भी सिस्टम के साथ एडजस्ट होके ही चलना है। उनके हाथ में कुछ है तो है नहीं कि जो वो चाहे वो नहीं होगा, होगा वो जो सिस्टम चाहता है। तो उनको लगता है जब होना ही वही है जो सिस्टम चाह रहा है, तो उनमें कहीं ना ये फील आने लगा है कि हम वोट दें ना दें तो शायद फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन वोट देना जरूरी इसलिए है क्योंकि कोई ना कोई पार्टी तो आएगी। फिर कोई ऐसी अगर पार्टी आ जाए जो वास्तव में आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है, तो फिर वो आपके लिए एक मुसीबत का कारण लेकिन हम जब तक मुसीबत ना आ जाए, हम जब तक मुसीबत ना आ जाए, हम जब तक मुसीबत ना आ जाए, हम जब तक तब तक ना आ जाए, तब तक मानते कहाँ हैं? नहीं, तो इसीलिए हम लोगों को यही जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए वोट कीजिए। राजेश जी, राजेश जी, क्या ये सही है कि हम लोग किसी बड़ी मुसीबत का इंतजार कर रहे हैं? जैसी मुसीबत हमने एक दौर में देखी थी कि हर 6 महीने 1 साल में प्रधानमंत्री बदल रहा था। जनता के बीच में जो एकता होती है, जनता जो मत बनाती है, उसका मतदान प्रतिशत कम होने से मतलब नहीं था। उसका मतलब ये था कि जनता उस समय के किसी एक नेता पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, तो वो विभिन्न नेताओं में अपनी अपेक्षाओं को देख रही थी, तो वो विभिन्न नेताओं को चुन रही थी। वो नेता राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्थायी सरकार देने में विफल थे। बाद में ये तय हुआ कि गठबंधन सरकारें भारत में चल नहीं पाती हैं। हालांकि आज भी गठबंधन सरकार है, लेकिन उसमें एक पार्टी लार्जेस्ट है जिसके पास पूर्ण बहुमत है। गठबंधन उसने अपने साथियों को साथ रखने के लिए या क्षेत्रीय पार्टियों को भी प्रतिनिधित्व देने के लिए गठबंधन किया हुआ है, उसे वैसे जरूरत नहीं है। तो मेरा लेकिन उस समय जो राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता थे, वो आपस में कोई स्थायी सरकार देने में विफल रहे। तो क्या हम ये माने, मैं जो अमेरिका का एग्जाम्पल कुंभो जी से भी बात कर रहा था, तो क्या हम माने कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ लिखे गए हैं, बुद्धिजीवी बनते जा रहे हैं या एक अच्छे लेवल को प्राप्त करते जा रहे हैं, उसका भी एक कारण है कम मतदान का? अमेरिकन कल्चर जो हमारे अंदर आता गया या जो हम अमेरिकन कल्चर में समाहित होते गए। पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ। आती है और सुविधा वाला जीवन मिलता है, तो आदमी अपने बहुत सारे कर्तव्यों को उपेक्षित करने लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये सबको पता है कि 10 वर्ष पहले जो सत्ता बदली गई थी, वो जनता उस समय कराह रही थी। आज भी कराह रही है, नहीं कराह रही है, इस पर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि आज चुनाव का वक्त। 10 वर्ष पहले जनता को ये लग रहा था कि देश में प्रधानमंत्री नाम का प्रतीक है, प्रधानमंत्री नहीं है, और ऐसा 10 वर्ष देश ने देखा। तो जनता को, देश को एक ऐसे सजग प्रधानमंत्री की आवश्यकता हुई, और उस समय जिसने अपने आप को प्रस्तुत किया कि मैं वो व्यक्ति हूं जिसे तुम चाहते हो, उसको देश ने सर आंखों पर बैठाकर प्रधानमंत्री बना दिया। आज यदि आम जनता वोट देते समय ये देखे कि वो बिस्तर से क्यों उठे, वो अपना एसी कमरा छोड़कर क्यों जाए, इसके बजाय वो पिक्चर लगा ले और वो मतदान करने ना जाए, तो ये नकारापन, इससे बचना चाहिए। नागरिकों को अपनी सरकार चुनने में आगे आना चाहिए। राहुल जी, क्या ये वाकई राहुल जी जो हम क्या ये अभी मेरे दोनों जो प्रतिभागी हैं बात कह रहे हैं कि स्थिति चूंकि अब नियंत्रण में है और एक कंफर्ट जोन बना हुआ है, तो लोगों को फिर से लगने लगा है कि भाई चलो ठीक है, ये डाल जाएगा पड़ोस वाला, वो जो एक फुब्बारे में दूध डालना था सब पानी डाल दिया है। तो यहां भी यही स्थिति है कि भाई अब सब कुछ सही चल रहा है, वोट मैं नहीं डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। एनसीआर खबर के माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगा, जब तक मतदाता रहेगा मौन,
उसके मुद्दे को सुनेगा कौन। दूसरी बात यह है कि अगर हम अपने लिए नहीं चुन सकते तो फिर दूसरे के द्वारा हमारे लिए चुने हुए को हमें झेलना पड़ेगा हमेशा के लिए, अगले 5 साल के लिए। अगर हम अपने लिए चुनने नहीं जाएंगे तो हमें दूसरे द्वारा चुना हुआ, अपने ऊपर थोपा हुआ व्यक्ति पे सवाल उठाने का अधिकार नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। तो आई थिंक हम लोग कमोबेश एक ही चीज पे आ गए हैं कि समस्याएं हैं और फिर भी प्रयत्न करने जरूरी हैं। एक सिंगल लाइन में अगर ये बताना हो कि लोग मतदान कैसे करें, तो राहुल जी आप क्या बोलेंगे? घर से निकलें, पहले मतदान, फिर जलपान। लोगों को प्रयत्नशील बनना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को साथ में लेके जाएं कि चलिए वोट करने जाएं। जैसे सुबह घूमने के लिए साथ में लेके जाते हैं, किसी को पार्टी करनी है तो उसमें साथ ही चाहिए, उनको साथ लेके जाते हैं। तो मतदान के लिए भी कम से कम एक ग्रुप को तो लेके जाएं, 10-15 लोगों के, तो इससे मत प्रतिशत हम बढ़ा सकते हैं। मोदी, आपका क्या कहना है? अगर आपको ये अब कहना है कि मतदान करना है लोगों को, तो क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूंगी सबसे पहले तो सोने से पहले ये डिसाइड कर लें कि कल सुबह उठते ही नहा धो के मतदान करने जाना है। और कोशिश करें, क्योंकि अब जैसे हम लोगों के यहाँ तो सोसाइटीज में ही बूथ हो गए हैं, तो अब इतनी मुश्किल की बात भी नहीं है। सोसाइटी के अंदर ही जल पान सब कुछ ही मिल जाएगा और गर्मी भी नहीं लगेगी और कंफर्ट भी है। और आपके लिए फटाफट आप वोट करें और आपको उसके बाद जो अपना कार्य करना है उसको करें और वोट जरूर करें। राजेश जी, आप कुछ कह रहे थे, वो कहिए पहले, और फिर जो एक अपील आप करना चाहें आप ही कर सकते। मैं पहले कुम्मो जोशी जी की एक बात को थोड़ा सा संशोधित कर देता हूँ कि मतदान बगैर नहाए धोए भी किया जा सकते हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम करने के लिए तो पहले स्वच्छ होंगी तो जरा खुले दिमाग से मतदान होगा। उसमें कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं लगता है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि विश्व की शासन करने की जो पद्धतियां हैं उनमें सबसे अच्छी पद्धति है लोकतांत्रिक। और हमें गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। और लोकतंत्र का वजूद है मतदान से कि लोग अपना मत प्रकट करते हैं कि उन्हें कौन नेता चाहिए, किसकी सरकार चाहिए, किन मुद्दों को वो महत्वपूर्ण मानते हैं, इस सब पर मतदान होता है। इसलिए कल का दिन और आने वाले और 5 चरण जो हैं उनमें मैं पूरे देशवासियों से गुजारिश करता हूँ, केवल गौतम बुद्ध नगर नहीं, हम अपने देश के सभी नागरिकों से गुजारिश करते हैं कि उन्हें जब भी अवसर मिले वो भरपूर मतदान करें और अपने सबसे अच्छे नेता को अपने ऊपर शासन करने का मौका दें, ताकि हमें पछताना ना पड़े कि हमने वोट नहीं किया था और हम एक गलत नेता के नेतृत्व में रह रहे हैं। तो आज के इस परिचर्चा को हम लोग यहीं विराम दे रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रतिभागियों ने बताया भी है कि मतदान हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, अधिकार भी है, और अधिकार और जिम्मेदारी को निभाना हमारा ही प्रमुख धर्म है और इसको धर्म की तरह ही मानकर इसको अंजाम दिया जाए। ये बात ठीक है कि हो सकता है आपके वोट से परिणाम नहीं बदलने वाला हो या आपके पास ऐसा प्रत्याशी ना हो जिसको आप पसंद कर रहे हैं। अगर ऐसा भी नहीं है, आप अपने विरोध के तौर पे नोटा दबा सकते हैं, जिसको चुनाव आयोग ने इसीलिए दिया है कि मुझे कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है, नन ऑफ द अबव। लेकिन वोट देना बेहद जरूरी है। आप वोट देंगे तो आपके एक वोट से परिवर्तन आएगा और अगर परिवर्तन आएगा तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी। इन सभी बातों के साथ आज हम इस परिचर्चा को यहीं विराम देते हैं। मेरा सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।